Let's start with the foreign trade theory. In our previous video, we have just discussed about the foreign trade concept. But in today's video, we will do the deep study regarding or related to the foreign trade theories. Foreign trade theories के सेंस में आज हम इस वीडियो में जो है वो डीप स्टडी करने वाले हैं कि भाई जो फॉरेन ट्रेड थ्योरीज होती हैं उसमें एक ओवरव्यू दिया था मैंने अपने लास्ट वीडियो में, आपने देखा होगा कि जस्ट एक्सप्लेन किया था उनके मीनिंग्स को। बट आज हम जो है वो डिस्कशन करेंगे इन थ्योरीज के बारे में थोड़ा डीपली कि भाई जो फॉरेन ट्रेड थ्योरीज होती हैं वो किस तरीके से एप्लीकेबल होती है और किस तरीके से वो यूजफुल होती है व्हाइल वी आर डूइंग अ इंटरनेशनल बिजनेस। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड थ्योरीज। फर्स्ट टाइप इज द क्लासिकल थ्योरी एंड सेकंड वन इज द मॉडर्न थ्योरी। क्लासिकल थ्योरीज आर आल्सो नोन एज द कंट्री बेस्ड थ्योरी। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी को हम कंट्री बेस्ड थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर एक वर्ड इंक्लूड हो रहा है हमारा कंट्री। दैट मीन्स कि जो क्लासिकल थ्योरीज थे, क्लासिकल थ्योरीज में किन प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है वो फोकस किया जाता था या किन प्रिंसिपल्स को यूज करके जो है वो फॉरेन ट्रेड किया जाता था या ग्लोबल लेवल पर बिजनेस होता था। तो इन थ्योरीज में सबसे पहला जो आता है वो मर्केंटाइज थ्योरी है, या कुछ जो लोग हैं वो इसको मर्केंटाइज भी प्रोनाउंस करते हैं, तो बोथ आर करेक्ट। अगर हम बात करें कि मर्केंटाइज में जो थ्योरी है उसमें होता क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सबसे पहला दिया हुआ फॉरेन ट्रेड थ्योरी का कंसेप्ट था जिसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया था कि एनी कंट्री, देखो कंट्री बेस्ड है तो कोई भी कंट्री हो दे शुड हैव टू इनकरेज देयर एक्सपोर्ट एंड डिस्करेजिंग इम्पोर्ट। ठीक है, कोई भी कंट्री होगी अगर वो अपने एक्सपोर्ट को क्या करती है, इनकरेज करती है, और इम्पोर्ट को क्या करती है, डिस्करेज करती है, तो प्रॉफिट तभी वो गेन कर सकती है। एंड दे हैव टू focus and they have to invest, they have to focus for increasing their gold and silver। ठीक है, कोई भी कंट्री जिसके पास क्या है, गोल्ड एंड सिल्वर का होल्ड बहुत ज़्यादा है, वो कंट्री हमेशा क्या होगी, बेनिफिशियल होगी। फॉर एग्जाम्पल कि कोई कंट्री एक्स है, कोई कंट्री वाई है, दो अदर अलग अलग कंट्रीज हैं। एक कंट्री जो एक्स है इसके पास मतलब मान लीजिए कि 50,000 का गोल्ड पर, इसकी गोल्ड एंड सिल्वर पर होल्डिंग है, और कोई कंट्री वाई है जिसका 60,000 गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर होल्डिंग है, तो आपको देखकर ही समझ में आएगा कि कौन सी कंट्री ज़्यादा फायदे में है। डेफिनेटली कंट्री वाई, क्योंकि कंट्री वाई के पास जो गोल्ड और सिल्वर है उसका स्टोरेज क्या है या उसके ऊपर होल्डिंग क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो इस थ्योरी में ये बताया गया कि यू हैव टू इन्वेस्ट, यू हैव टू होल्ड ऑन द गोल्ड एंड सिल्वर मस्ट। कोई भी कंट्री है तो उसको गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर अपना इन्वेस्टमेंट जो है या जो होल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है, विद द हेल्प ऑफ इंक्रीजिंग द एक्सपोर्ट एंड डिक्रीजिंग द इम्पोर्ट, इम्पोर्ट को घटाकर और एक्सपोर्ट को बढ़ाकर। तो दिस इज द फर्स्ट थ्योरी ऑफ क्लासिकल और कंट्री बेस्ड थ्योरी। सेकेंड वन इज द एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। अब एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये देखिए हिंदी में इसको कहा जाता है पूर्ण लाभ का सिद्धांत। अब एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में मान लीजिए, अगेन आई एम टेकिंग एन एग्जांपल विद टू अदर कंट्रीज, कंट्री एक्स एंड कंट्री वाई। दो अलग अलग कंट्रीज का एग्जांपल लेकर हम इसमें पढ़ते हैं कि मान लीजिए कोई कंट्री एक्स है और कोई कंट्री वाई है। अब इन दोनों कंट्रीज में क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि कंट्री एक्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो है कार के ऊपर, और कंट्री वाई का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो मान लीजिए कि मशीनरीज के ऊपर है। एडवांस मशीनरीज जो है वो बहुत रैपिडली कंटिन्यूसली क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। तो कंट्री एक्स जब कार की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज के साथ चीपर रेट में, और जो कस्टमर की मार्केट में जो डिमांड है उसको भी टाइम टू टाइम अगर वो फुलफिल कर रही है, और कंट्री बाय ऑन द अदर हैंड दे आर फुलफिलिंग द डिमांड ऑफ देयर कस्टमर बाय प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर एडवांस टाइप ऑफ मशीनरीज, तो दोनों का जो होल्ड है वो अपनी अलग अलग फील्ड में है। कंट्री एक्स जो है वो बहुत अच्छे से कार को डेवलप कर रही है, डिमांड पूरी कर रही है, चीपर रेट में अवेलेबल करवा रही है अपने कस्टमर्स को, और दूसरी तरफ जो है वो कंट्री वाई है
वो क्या कर रही है, मशीनरीज को बहुत चीपर रेट में अवेलेबल करवा रही है और एडवांस टेक्नोलॉजीज जो है वो प्रोवाइड कर रही है। तो दोनों का अपना अपना सेगमेंटेशन अलग है। कार जो प्रोड्यूसिंग कंट्री है वो एक्स है और मशीनरीज जो है वो प्रोड्यूसिंग कंट्री वाई है। अब भाई जब एक कंट्री अपने गुड्स जो है वो सेल कर रही है, दूसरी कंट्री अपने गुड्स सेल कर रही है, तो दोनों का जो प्रॉफिट है वो सेपरेट है। यहाँ पर कंट्री वाई का इंटरफेरेंस नहीं है और मशीनरीज प्रोड्यूसिंग कंट्री में कंट्री एक्स का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो दोनों का जो सेपरेशन है ना, अपना अलग अलग वो मैन्युफैक्चरिंग करके और पूर्ण जो एडवांटेज है, जो पूरा लाभ है, वो क्या करवा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, गेन कर पा रहे हैं। इसीलिए इस थ्योरी के नाम से समझ में आ रहा है एडवांटेज, एब्सोल्यूट एडवांटेज, कि जो जिस कंट्री में जिस कंट्री को महारत हासिल है कि भाई जो बहुत ज़्यादा फेमस है या बहुत ज़्यादा चीपर रेट पे अपने प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराने के लिए हमेशा तैयार रहती है, तो ऐसे अलग अलग कंट्रीज अपने अपने अलग अलग फील्ड में क्या होती हैं, एबल होती हैं, उनकी सेलिंग अच्छी होती है, डिमांड अच्छी होती है। तो उनका जो सेपरेशन करके एडवांटेज होता है उनको प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या होता है, पूरा पूरा होता है। मतलब यहाँ पर कोई शेयरिंग नहीं है। अब मान लीजिए हम अलग नेक्स्ट थ्योरी में इसके बीच के डिफरेंस को जो है वो अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। और ये जो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी है 1776 में एक रिसर्च पेपर के थ्रू एडम स्मिथ ने क्या की थी, पब्लिश की थी। एडम स्मिथ के थ्रू दी हुई ये थ्योरी है। अब देखो अगला क्या होता है, कॉम्पेरेटिव थ्योरी। अब कॉम्पेरेटिव थ्योरी जो है वो इसके ही एग्जाम्पल के साथ में लेके समझाऊंगी ताकि आपको दोनों के बीच का डिफरेंस पता सेपरेटली चलता रहे, है ना। अब कंपेरेटिव थ्योरी में क्या हो रहा है कि भाई थोड़ा सा मिक्सअप हो रहा है। कैसे हो रहा है कि कंट्री एक्स ने सोचा कि हम तो कार भी बनाएंगे, हम तो मशीनरी भी बनाएंगे, और कंट्री वाई भी तैयार हो गई कि हम मशीनरी तो बनाते हैं, हम कार भी बनाएंगे। अब दोनों में क्या हो रहा है कि जब कंट्री एक्स जो है मालूम है कि भाई हमारा जो चीपर प्रोडक्ट मार्केट में ऑल टाइम अवेलेबल होता है और अब हमने मशीनरी के फील्ड में भी हम आ गए हैं, तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कंट्री एक्स की मशीनरी के फॉर्म में कम हो जाएगी। वहीं पर जो कंट्री वाई है उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है मशीनरी के फॉर्म में वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि वो फेमस है हमेशा से मशीनरीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए, और कंट्री एक्स जो है वो फेमस है हमेशा से कार को मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो दोनों का अपना अपना क्या है, सेपरेशन है, दोनों अपने अपने फील्ड में पहले से ही क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब ऐसा करते हुए क्या होता है कि यहाँ पर कंपैरिजन आ जाता है। कंपैरिजन आ जाता है मतलब एक फील्ड में तो आपको थोड़ा सा लॉस उठाना ही पड़ेगा। जब आप कार की आपकी सेलिंग अच्छी है तो डेफिनेटली क्या आप हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी के मैन्युफैक्चरिंग में आप उतना हाइक जो है वो अचीव ना कर सके, उतना प्रॉफिट जितना आप सोच के चल रहे थे वो आपको ना मिले। तो यहाँ पर आता है कंपैरेटिव थ्योरी का कंसेप्ट बीच में कंट्री के लिए कि भाई दोनों के बीच में क्या है, कंपटीशन है। और अब ये देखने वाली बात होगी कि किस मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, कंट्री एक्स को भी और कंट्री वाई को भी। तो इस तरीके से अगर आप सेपरेटली मैन्युफैक्चरिंग करते जा रहे हैं, आप पहले से उसमें स्ट्रॉन्ग है, तो क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है कि आप अलग फील्ड में पैर ना रखें, आप जो प्रॉफिट आपको मिलता आ रहा है आप उसी में कंटिन्यूस करें। फिर होता है आपका हेक्सचर ओलिन थ्योरी। हेक्सचर एली हेक्सचर और ओलिन का नाम मैं भूल गई हूँ। तो ये दो अलग अलग रिसर्चर ने इस थ्योरी को दिया था, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हेक्सचर ओलिन थ्योरी। हेक्सचर ओलिन थ्योरी में अब जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। वो किस तरीके से चेंज हो जाता है कि हर कंट्री के पास अपने अपने क्या होते हैं, अलग अलग वेरिएबल्स जो होते हैं रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग वो हमेशा से अवेलेबल होते हैं। तो मान लीजिए कि कोई हमारी कंट्री जो भी अपने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ हैं और उन कंट्रीज़ में जैसे अपने जो 3 फैक्टर होते हैं, मान लीजिए कि लैंड है, लेबर है और कैपिटल है, इस तरीके से जो अपने अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं, तो हम ये सपोज करके चलते हैं कि कोई ऐसी कंट्री है जिसके पास लेबर क्या है, बहुत ज़्यादा स्किल्ड लेबर है और अच्छी क्वांटिटी में लेबर जो है वो इजीली क्या हो जाती है, अवेलेबल हो जाती है। ये हमारा मूवेबल फैक्टर है। कैपिटल जो है वो मूवेबल वेरिएबल है ना। लेकिन जो लैंड है वो क्या है, हमारा एक फिक्स वेरिएबल है। तो अगर कोई कंट्री ए है जिसके पास लेबर की अवेलेबिलिटी पूरी तरीके से है, मतलब सफिशिएंट लेबर अवेलेबल है, ऑन द अदर हैंड कोई दूसरी कंट्री है जिसके पास कैपिटल जो है वो अच्छी मात्रा में उपलब्ध है, तो अब दो अलग अलग कंट्रीज क्या करेंगी कि कंट्री मान लो कि कोई कंट्री एक्स है जिसके पास
लेबर की अधिकता है, स्किल्ड, एक्सपीरियंस्ड, नॉलेजेबल लेबर जो है वो हमेशा क्या है, अवेलेबल है। तो वो हमेशा इस तरह की कोई मैन्युफैक्चरिंग में बिलीव करेंगे जिसमें लेबर की ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है, आवश्यकता होती है, जिसमें जो लेबर है हमारा एक्सपीरियंस और स्किलफुल जो लेबर है उसकी मदद से ही हमारा क्या होता है, लेबर इंटेंसिव जो थ्योरी है वो काम करता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हमें लेबर की रिक्वायरमेंट है, लेबर की नीड है, तो हम ऐसी ही चीज़ों का जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे जिसमें लेबर की सबसे ज़्यादा क्या होती है, आवश्यकता होती है। बट कोई अदर कंट्री है जिसके पास कैपिटल क्या है, अच्छी मात्रा में उपलब्ध है कैपिटल, तो कैपिटल इंटेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कंट्री क्या करेगी, कैपिटल जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है या कैपिटल इंटेंसिव थ्योरीज में वो क्या करेंगी, बिलीव करेंगी कि वी आर हैविंग द सफिशिएंट कैपिटल फंड एंड वी कैन इन्वेस्ट एनीवेयर। तो जब कैपिटल की बात आएगी तो कंट्री बाहर जो है वो उसके ऊपर क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, उसके ऊपर वो क्या हो जाएगी, डिपेंड हो जाएगी, हम ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर हेक्स्चर ओलिन जो थ्योरी है या हेक्स्चर और ओलिन ने यही बताया कि जो अलग अलग कंट्रीज हैं जिनके पास जो फैक्टर इजीली अवेलेबल है, अगर वो उस फील्ड में क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोड्यूसिंग करते हैं, तो उनका जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर उनको मिलेगा। हम भी यही करते हैं कि भाई हमारे पास सफिशिएंट क्या है, फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं हमारे घर से कि हमने देखा कि हमारा एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज है, बहुत बड़ा प्लॉट एरिया है, हमारा पीछे जो है वो घर बना हुआ है, आगे का जो प्लॉट एरिया है वो खुला छूटा हुआ है। तो हम क्या सोचेंगे कि आगे हम ऐसा करते हैं क्योंकि हमारे पास क्या है, लैंड अवेलेबल है, मूवेबल नहीं है, तो हम यहीं पर कुछ शॉप वगैरह जो है वो इस्टेब्लिश कर देते हैं। यहाँ पर हम 2-3 शॉप बना के और उसको रेंट पर जो है वो दे देंगे। तो हमने हमारा फ़ायदा सोचा कि हम कैसे इस बचे हुए लैंड को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अब हम इसको बिजनेस के फॉर्म में इंटरनेशनल लेवल पर समझे तो सेम चीज़ होगी कि जिस कंट्री के पास जिस एसेट की अधिकता होगी, है ना, जो चीज़ जिस संपत्ति की अधिकता होगी, वो लेबर हो, वो कैपिटल हो, है ना, वो मशीनरीज हो, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें वो इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो ये जो अलग अलग रिसर्चर्स थे उन्होंने जो कंट्री बेस्ड थ्योरी को लॉन्च किया वो इसीलिए किया कि सेपरेशन के साथ सब अपना अपना देखते रहेंगे, हर कंट्री को पता है कि हमारे पास किस चीज़ की अधिकता है और किन रिसोर्सेज में हम पीछे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जब वो बिजनेस करेंगे तो डेफिनेटली उनको एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो मिलेगा। अब इसके बाद हम स्टूडेंट्स चलते हैं हमारे नेक्स्ट थ्योरीज पर, जो है हमारी मॉडर्न थ्योरीज या जिसको हम कहते हैं फर्म बेस्ड थ्योरीज। अब फर्म बेस्ड थ्योरी में क्या आ रहा है, हमारा सबसे पहला आ रहा है कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी। कंट्री सिमिलरिटी की थ्योरी नाम से हम थोड़ा समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंट्री। फर्स्ट इज द डेवलपिंग, डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड। अब ये जो 3 अलग अलग कंट्री है कि मान लीजिए जैसे हम बोलते हैं कि डेवलप्ड कंट्री है कौन, अमेरिका, इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री है कि धीरे धीरे डेवलपमेंट उसमें चल रहा है, और कुछ कंट्रीज हैं जो वो अंडर डेवलप्ड है। तो इस तरीके से अगर डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड हम कंट्रीज की बात करें तो इस कंट्रीज में क्या होगा, ऐसी कंट्रीज में क्या होगा कि भाई मान लीजिए कि कोई फुली डेवलप्ड कंट्री है ना, या कोई डेवलपिंग कंट्री है, तो दो अगर हम डेवलप्ड कंट्री की बात करते हैं तो ऐसे दो कंट्रीज जो फुल्ली डेवलप्ड है, जिनका डेवलपमेंट हो चुका है, वो ऑलरेडी बिल्कुल हाई टेक्नोलॉजी और सबके मामले में वो बिल्कुल सबसे आगे चल रहे हैं, तो अगर ऐसे कोई दो डेवलप्ड कंट्री आपस में क्या करती है, बिजनेस करती हैं या यहाँ पर मार्केटिंग होती है, तो उनका जो प्रॉफिट है वो क्या होता है, सिमिलर होता है। यहाँ पर फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रेशियो में हमें ये सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है कि हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा या सामने वाली कंट्री को प्रॉफिट ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों डेवलप्ड है, दोनों के पास सफिशिएंट फंड अवेलेबल है, कैपिटल अवेलेबल है, ईच एंड एवरीथिंग उनके पास क्या है, सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो कंट्री सिमिलरिटी थ्योरीज के बीच में बिजनेस करने से क्या प्रॉफिट होगा कि जब दोनों सेम कंट्रीज के बीच में क्या हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, तो उनका जो प्रॉफिट है वो भी क्या रहेगा, ज़्यादा। ये हम नहीं उसमें सोच सकते हैं कि घटेगा या बढ़ेगा। अब मान लीजिए कि एक इसके जस्ट अपोजिट हम कंसेप्ट को लेकर समझते हैं कि भाई एक है डेवलप्ड कंट्री और एक है डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। तो हम ले लेते हैं कि जो यूएस है वो डेवलप्ड है और जो हमारी इंडिया है, जो हमारी
सिमिलर नहीं है ना। यहाँ पर जो है वो सिमिलरिटी नहीं दिख रही है, बिकॉज वन कंट्री इज डेवलप्ड एंड अनदर वन इज द डेवलपिंग कंट्री। अब इन दोनों के बीच में मान लीजिए कि ट्रेड होता है, इन दो कंट्रीज के बीच में बिजनेस होता है, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट का और जो लॉस का रेशो है, या दूसरे सेंस में मैं कहूँ कि जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का रेशो है ना, और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनके प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो है, वो डेफिनेटली आपको उसमें बहुत ज़्यादा एक परसेंटेज देखने को मिलेगा कि भाई लॉस या तो बहुत ज़्यादा दिखाएगा या परसेंटेज अनदर कंट्री प्रॉफिट अनदर कंट्रीज का बहुत ज़्यादा हाई दिखाएगा। लेकिन अगर यही इस कंसेप्ट को हम छोड़ दें और हम बात करें सिमिलरिटी की कि डेवलप्ड या डेवलपिंग, दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो रहा है, तो उनके प्रॉफिट एंड लॉस की जो रेशो है उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन आपको दिखाई नहीं देता। तो ये कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी यही कहती है कि भाई आप जिस कंट्री के साथ मैच कर रहे हैं, आप डेवलपिंग हैं तो डेवलपिंग कंट्रीज के साथ बिजनेस कीजिए, ट्रेड कीजिए, और आप डेवलप्ड हैं तो आप डेवलप्ड कंट्रीज के साथ ट्रेड कीजिए, तो फायदे रहते हैं। फिर होता है PLC थ्योरी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी क्या कहती है स्टूडेंट कि देखिए हर प्रोडक्ट की तीन क्या होती है स्टेज होती है। सबसे पहले होता है न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट, सेकंड होता है मैच्योर प्रोडक्ट एंड थर्ड होता है स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। अब ये जो तीन स्टेज होती हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में, तो जब आपने कोई प्रोडक्ट न्यूली लॉन्च किया है तो आपको धीरे धीरे क्या मिल रही है, सफलता मिल रही है। आपका प्रोडक्ट अब क्या हो गया है, मैच्योर हो गया, आप सब उसको जानने लगे हैं, उसकी जो खरीदी है वो अच्छी खासी है। और स्टैंडर्डाइजेशन क्या कहलाता है कि यू हैव टू मेक अपडेशन टाइम टू टाइम। आपको हमेशा टाइम के साथ अपने प्रोडक्ट को क्या करना है, अपडेट करना है, ताकि वो किसी की उस प्रोडक्ट में कभी भी डिक्लाइन आए ही ना। ठीक है, हमेशा आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में बना रहे, वो मार्केट से वैनिश होने की कगार पे कभी पहुंचे ही ना। तो PLC थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, यू मस्ट हैव टू फोकस ऑन द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ योर प्रोडक्ट। आपको हमेशा आपके प्रोडक्ट को लेकर स्टैंडर्डाइजेशन का पॉइंट जो है वो रखना ही चाहिए, जिससे आपको क्या होगी, हेल्प मिलेगी। फिर होता है ग्लोबल स्ट्रेटेजिक रिवैल्री थ्योरी। अब ग्लोबल स्ट्रेटेजिक रिवैल्री थ्योरी में क्या होता है कि अगेन हम देखते हैं एग्जाम्पल, मान लीजिए कि दो कंट्री हम यहाँ ले रहे हैं X एंड Y। अब क्या हो रहा है कि ग्लोबल लेवल पर क्या हो रहा है, अच्छा खासा बिजनेस हो रहा है। भाई कोई भी ये क्यों सोचे कि मैं पीछे नहीं, हम नया नया इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम नए नए तरीके की चीज़ों को अपनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। हर कोई यही चाहता है आजकल। तो इसी तरीके से अगर हम कंट्रीज़ की बात करें, दो इंडस्ट्रीज या दो फर्म्स की बात करें, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो अब हम हमारा इन्वेस्टमेंट है जो वो दूसरी जगह डालते हैं और उसमें भी हम अपना हाथ आजमाते हैं कि भाई हमको कितना प्रॉफिट होता है या हम हमारे कॉम्पिटिटर से कितना आगे निकल जाते हैं। तो इसके लिए कोई भी फर्म या कोई भी कंट्री क्या करेगी कि हम मार्केट, मान लीजिए कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैं वही एग्जांपल लेते हैं कि हम कार में बहुत अच्छे कार मैन्युफैक्चरिंग करने में हमारे पास महारत हासिल है और हम वो चीपेस्ट रेट में जो है वो मार्केट में अवेलेबल करा रहे हैं। जो कंट्री है या कोई फर्म है बाहर, वो क्या कर रही है, फर्म्स की बात करेंगे हम या कंट्री की बात नहीं करेंगे, तो कोई फर्म एक्स जो है वो कार मैन्युफैक्चरिंग में है, जो वाई है वो मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग में। यहाँ पर हम कंट्री को ले रहे थे, दोनों को मिक्सअप मत करना, ये फर्म्स की बात कर। तो अब यहाँ पर फर्म क्या कर रही है कि जो मेरा कार का मैन्युफैक्चरिंग अच्छा चल रहा है, बढ़िया खासा प्रॉफिट मिल रहा है, तो अब थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट में हम मशीनरी में भी डाल लेते हैं, मशीनरीज को हम मैन्युफैक्चर करके देखते हैं कि भाई कितना प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन फर्म एक्स इससे क्या होगी, थोड़ी सी सहम गई कि भाई ऐसा ना हो कि मतलब जो मार्केट में हम जो नया कंसेप्ट लेकर आने वाले हैं उसमें इन्वेस्टमेंट भी हो जाए और उतना प्रॉफिट ना मिले। तो जो मतलब वाइस वर्सा है, ये भी ऐसा सोच सकती है फर्म, ये भी ऐसा सोच सकती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोई भी फर्म क्या करेगी, बैरियर जो है वो क्रिएट करते हैं। बैरियर कैसे क्रिएट करेगी कि भाई वो पेटेंट लेगी, है ना, वो क्या करेगी, पेटेंट ले लेगी, वो रिसर्च डिज़ाइन करेंगे और वो अलग अलग तरीके से अपने आप को बेस्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, सारे हथकंडे जो है वो अपनाएंगे कि हम मार्केट में बेस्ट बने रहें। जैसा होता है ना, पेटेंट ले लिया जाता है, कॉपीराइट ले लिया जाता है, ट्रेडमार्क जो है वो ले लिया जाता है, ताकि कोई और उसको क्या ना कर सके, आपको कॉम्पीट ना कर सके। ब्रांड के तौर पर आप मार्केट में हमेशा से जाने जाते हैं और हमेशा जाने जाएंगे। तो ये जो जो बैरियर है वो फर्म्स आपस में क्या कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। बैरियर जब आ जाता है तो वो
स्ट्रेटेजिक लेवल पर होता है, अपने अलग अलग स्ट्रेटेजीज को लेकर जो है वो फर्म्स क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, ताकि दोनों का सेपरेशन बना रहे, दोनों का प्रॉफिट अपने आप में बना रहे। और लास्ट होता है स्टूडेंट्स हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी। अब पॉटर्स नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी, पॉटर्स ने एक थ्योरी दिया, इसलिए उसको पॉटर्स थ्योरी बोलते हैं। तो पॉटर्स नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी क्या कहती है कि जो आपका लोकल मार्केट है, जो आपका लोकल सप्लायर है, कॉम्पिटिटर है ना। अब यहाँ पर बात की जाएगी, क्योंकि फॉर्म्स की बात है, फॉर्म बेस्ड थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी टोटली यहाँ पर कंट्रीज को इग्नोर करके फॉर्म्स की बात की जाती है मॉडर्न थ्योरीज में। तो जनरली यहाँ पर पॉटर्स ने किन चीज़ों के ऊपर एम्फेसिस किया, किन चीज़ों के ऊपर फोकस करा कि आपका लोकल मार्केट में जो आपकी कैपेबिलिटीज है वो जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, आप उतना ही फॉरेन ट्रेड या उतने ही इंटरनेशनल लेवल पर क्या रहेंगे, बने हुए रहेंगे, या उतना ही प्रॉफिट आप हमेशा अर्न करेंगे। फिर आपका लोकल मार्केट और उसमें डिमांड की कंडीशन किस तरीके से है कि लोकल मार्केट में सेगमेंटेशन में आपके पर्टिकुलर लोकल के कस्टमर कितने हैं, हाउ कंटिन्यूसली हाउ रैपिडली यू फुलफिल देयर डिमांड, यू सप्लाई योर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड देयर डिमांड, है ना। यहाँ पर हम प्रेफरेंस, विलिंगनेस, टेस्ट, सब चीज़ों की बात कर रहे हैं। फिर है हम आपके लोकल सप्लायर्स कि वो कितनी स्पीड से आपके कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का क्या कर पा रहे हैं, सप्लाई कर पा रहे हैं। तो लोकल सप्लायर्स के ऊपर भी जो सक्सेस है किसी भी फर्म की वो क्या करती है, डिपेंड करती है। और होता है लास्ट हमारा लोकल फर्म कैरेक्टरिस्टिक कि आपके लोकल के जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, फर्म्स हैं, है ना, कंपनीज हैं, उनके उनकी क्या विशेषता है या उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हाउ डिफर फ्रॉम द अनदर्स, वो दूसरों से या अपने कॉम्पिटिटर से वो कितने ज़्यादा अलग हैं और कितने बेनिफिशियल हैं। तो दिस आर द कंसेप्ट ऑफ द मॉडर्न थ्योरीज एंड वी कैन से द फॉर्म बेस्ड थ्योरी। दीज टू different foreign trade theories we discussed in this particular video। और यूजीसी नेट की अगर हम बात करें या अभी लोकल हमारे सब्जेक्ट के पेपर की बात करें, तो फॉरेन ट्रेड थ्योरीज जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा ही जाता है। यूजीसी नेट की हम बात करें तो पीएलसी के रिलेटेड क्वेश्चन अभी तक उसमें नहीं देखे गए, लेकिन पॉटर्स थ्योरी या बात करें कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी या इधर से आप कोई थ्योरी ले लें, इनके क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो इनका जो प्रिपरेशन है वो बहुत बेहतर ढंग से आप करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्ज़ाम में है वो लिख पाएँ।